हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हमारे फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट किया था और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। अगर लास्ट सिलेबस की बात करें तो चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स दो अलग अलग चैप्टर्स थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इन दोनों चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है। तो जो वीडियोस मैंने विद एनिमेशन डिटेल्स में बनाई थी उसमें ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग हैं और यहाँ पर मैं एज ए रिवीजन एज ए नोट्स इनको मर्ज कर कर बताऊंगी, क्योंकि अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों चैप्टर मर्ज है। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो हर चिल्ड्रन चाहता है कि वो स्पोर्ट्स में इफेक्टिवली पार्ट ले सके और बहुत अच्छे से उसको उस स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो, लेकिन हर चिल्ड्रन के लिए हर स्पोर्ट्स बना नहीं होता। मीन्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, कुछों को कोई ना कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो हर स्पोर्ट्स प्ले नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम नॉर्मल चिल्ड्रंस की बात करें तो हर चिल्ड्रन की एबिलिटीज़ अलग अलग होता है, उनकी इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए। अब किस चिल्ड्रन के लिए कौन सा स्पोर्ट्स बना है या किस एज के बच्चों को किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द चाइल्ड बोन्स एंड मसल्स, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक एक बच्चे के बोन्स में मसल्स में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट। अब वो छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पे हो, मतलब या तो स्मॉल मसल्स में होते हैं या लार्ज मसल्स में होते हैं, लेकिन बर्थ से लेकर डेथ तक हम जितने मूवमेंट्स को फील कर रहे हैं वो सब मोटर डेवलपमेंट होते हैं। और मोटर डेवलपमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। अगर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो ये लार्ज मसल्स में डेवलपमेंट होना। अब लार्ज मसल्स लाइक कि कोई भी चिल्ड्रन जब सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग या क्लाइंबिंग जैसी चीज़ों को सीखता है तो दैट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर उनकी लार्ज मसल्स में डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप सोचोगे कि स्मॉल मसल्स क्या होती है? फिंगर्स का मूवमेंट होना। जब भी कोई बच्चा सबसे पहले वो फिंगर्स की मूवमेंट को करना सीखता है तो वो होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के बाद आता है मोटर डेवलपमेंट इन अ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर तीन स्टेजेस होती है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है 3 to 6 ईयर्स और मिडिल चाइल्डहुड का 7 to 10, लेट चाइल्डहुड 11 to 12। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी एज में, मतलब कौन सी स्टेज पर किस तरीके का मोटर डेवलपमेंट होता है और कौन कौन सी चीज़ें उनको उस स्टेज पे सीखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अब जैसे मैंने बोला कि अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स के बीच में होता है, यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो रैपिडली होता है, मतलब बोन्स में मूवमेंट होना या फिंगर्स का मूवमेंट होना ये बहुत ही रैपिड स्पीड से बढ़ता है। और यहाँ पर अब पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए उन बच्चों को रनिंग, सिटिंग या क्लाइंबिंग ऐसी चीज़ों को सिखाने में। इसी स्टेज पर यहाँ पर ये भी फोकस करना चाहिए कि उनको जिम्नास्टिक और स्विमिंग जैसी क्लासेस सिखाई जाए ताकि उनके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या इफिशिएंट हो सके आगे जाके। अर्ली चाइल्डहुड में यही चीज़ें होती है। उसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड 7th ईयर से 10th ईयर तक होता है। यहाँ पर क्या होता है कि उनके अंदर खुद के अंदर डिज़ायर हो जाता है कि वो अपने मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके कंपेयर टू प्रीवियस मूवमेंट्स, मतलब वो अपने मूवमेंट्स को पहले मूवमेंट से कंपेयर करते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में हो चुके हैं, और उनसे कंपेयर करके वो ये कोशिश करते हैं कि उनके अभी के जो मूवमेंट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से हो सकें। अब इसमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स एंड टीचर्स को कि उनका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत बेटर होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे इस चीज़ में बहुत खास ध्यान दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर उनके अंदर कंपटीशन स्पिरिट तो नहीं होती, वो ये कोशिश करते हैं इस स्टेज पर कि उनके अंदर पार्टिसिपेशन स्पिरिट ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान देते हैं कि कहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं ताकि वो उनको करेक्ट कर सके। लास्ट स्टेज आती है लेट चाइल्डहुड, जो कि 11 to 12 ईयर के बीच में होती है। अब यहाँ पर इस स्टेज पे देखा जाए तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो यूजुअली सेम होती है। अगर हम अभी स्टेज की बात करें तो अभी तो ऐसा बोला जाता है कि बॉयज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बट लेट चाइल्डहुड जिसका पीरियड 11 से 12 ईयर तक का होता है, यहाँ पर उन दोनों में सिमिलर स्ट्रेंथ होती है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम नहीं होती। और यहाँ पर जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्टर रेट से होता है, और यहाँ पर भी वो अपनी पहले की दो प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करके अभी के मूवमेंट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर किसी चिल्ड्रंस के आसपास का एनवायरमेंट अच्छा नहीं हो, उनको लव नहीं मिलता, उनको अफेक्शन नहीं मिलता, उनका एटमोसफियर अच्छा नहीं हो, तो उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत ही स्लो रेट से बढ़ेगा एज कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन का आसपास का एनवायरमेंट अच्छा हो, उनको बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन मिलता है। उनसे अगर कंपेयर करें तो उनका मोटर डेवलपमेंट फास्टर रेट पे इंक्रीज होता है। सेकेंड बात करें न्यूट्रिशन, जस्ट लाइक पुअर चिल्ड्रन है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसलिए उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत ही कम रेट से बढ़ता है। और उन लोगों की बात करें जिनको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलता है, तो उससे जो मोटर डेवलपमेंट है वो स्पीड मतलब फास्टर रेट से बढ़ता है। थर्ड आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने से जो मोटर डेवलपमेंट है तो वो इंक्रीमेंट मतलब फास्टर रेट से इंक्रीज होता है, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते उनका मोटर डेवलपमेंट कम रेट से बढ़ता है। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकें। अगर दूसरी तरफ बात करें तो ऐसे और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जिनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है स्पोर्ट्स में पार्ट लेने की, और जिनके पास एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत ही कम रेट से इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स की बात करें तो विजुअल इम्पेयरमेंट्स और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए जो मोटर डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होंगे, और उनका जो प्रोसेस होगा मोटर डेवलपमेंट का वो भी थोड़ा सा धीरे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है पोस्चर डिफॉर्मिटीज़। पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के बारे में हम पूरा टॉपिक आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब हमारे बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट का सही तरीके से अलाइनमेंट होना बंद हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ होती है, जिनको ये डिफॉर्मिटीज़ होती है उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत कम रेट से बढ़ता है, और जिनको नहीं होती है उनका एज कम्पेयर टू दोज फास्टर रेट से होता है। लास्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट में ओबेसिटी, मतलब मोटापा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ओबेस हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने में प्रॉब्लम आएगी, वो इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक होंगे नहीं, ना ही एनर्जेटिक होंगे, और जिसके चक्कर में उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत ही कम रेट से बढ़ेगा। ध्यान आता है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कुछ डिफरेंट स्टेजेस है, वहाँ पर किस स्टेज पर किस तरीके से एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि उस स्टेज पर उस बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो सके। सबसे फर्स्ट स्टेज आती है इन्फेंसी, जो कि 1 to 2 ईयर्स के बीच में होती है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज पे ध्यान दिया जाता है वो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाता है, जस्ट लाइक सिटिंग, कंट्रोलिंग, क्रॉलिंग एक्सेट्रा। इन चीज़ों को इनकरेज किया जाता है। इस स्टेज पे बच्चों को अवॉइड किया जाता है कि वो टीवीज़ वगैरह ना देखें, ना ही मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चलाएं। के बाद उनको सिंपल एक्सरसाइज लाइक थ्रोइंग, कैचिंग या बॉल किक करना, ऐसी एक्सरसाइज को उस स्टेज पे प्रमोट किया जाता है। सेकंड आती है अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ 3 to 7 ईयर्स। यहाँ पे फोकस किया जाता है कि वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पर ध्यान दें, ना कि कंपटीशन पर। वो अपने मोटर स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करे, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ उसके अंदर हो, और वहाँ यहाँ पर जो एक्सरसाइज काम में होती है दैट इज़ थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग और किकिंग द बॉल। इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, और उसके बाद उनको एटलीस्ट 60 मिनट्स ऐसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करना ही चाहिए। थर्ड आता है लेटर चाइल्डहुड, 8 to 12 ईयर्स। यहाँ पर जो चिल्ड्रन एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं वो होती है टर्न्स, थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग, रनिंग एक्सेट्रा, ताकि उनके अंदर बॉडी कंट्रोल हो सके, स्ट्रेंथ आ सके और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आ सके। और यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो बहुत ही बेसिक रूल्स पे फोकस किया जाता है, मतलब यहाँ पर ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते इन स्पोर्ट्स में। इस स्टेज पर आके बहुत ही सिंपल रूल्स होते हैं, उनको बताया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है एडोलेसेंस, जो कि 13 to 19 ईयर्स के लिए होती है। यहाँ पर भी एटलीस्ट 60 मिनट्स आपको एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए ताकि आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो सके और आपके बोन्स का डेवलपमेंट हो,
जस्ट लाइक जिम्नास्टिक, पुशअप, जंपिंग रोप, प्लेइंग हॉकी, ऐसी एक्सरसाइज पे ध्यान दिया जाता है। और लास्ट स्टेज आती है एडल्टहुड, अबव 19। इस स्टेज पर एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत होती है। उनको लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, बाइक राइडिंग, डांसिंग, स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए और वेट ट्रेनिंग, पुशअप, सिटअप जैसी भी चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए मसल्स स्ट्रेंथनिंग। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं फिर रिपीट करूँ कि ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये मैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ परफॉर्म करवा रही हूँ, मतलब लॉन्ग में प्रिपेयर करवा रही हूँ, जबकि क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स में इन्हीं क्वेश्चंस को चेंज करके एज ए शॉर्ट आंसर्स भी बनाया जा सकता है। जो मैं आपको लॉन्ग में बता रही हूँ तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और वो शॉर्ट में होगा तो आपको उसमें कम पॉइंट्स लिखने होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोटर डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि चिल्ड्रंस की बोन्स एंड मसल्स में डेवलपमेंट होना, और उनके दो टाइप्स मैंने बताए थे, ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, उनको भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। 3 स्टेजेस बताई थी, तो चाइल्डहुड वाले स्टेज में मोटर डेवलपमेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड इज डिस्कस एंड 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। हमने तो बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, आपको 6 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। लास्ट वन इज एक्सप्लेन द एक्सरसाइज गाइडेंस एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। हमने इतने सारे स्टेजेस पढ़ी, उन सभी स्टेज में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए उन्हें बताना है। अब इनका अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में हो सकता है कि वो आपसे कुल 3 स्टेजेस को ही पूछे, यहाँ पर तो उसने सारे स्टेजेस पूछे। देन आता है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट में एक पॉइंट हमने पढ़ा था पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि भी बच्चों को पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, मतलब उनकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट का अलाइनमेंट सही तरीके से होना बंद हो जाता है, उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत ही स्लो रेट से बढ़ता है एज कम्पेयर टू दोज जिनको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज नहीं होती है। अब ये होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, ये हम अभी पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आती है स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर के नाम से पता चलता है कि स्पाइन रिलेटेड डिफॉर्मिटीज होती है। अब यूजुअली ये होती है कुछ हैवी वेट उठाने से शोल्डर्स पे, या तो उसके चक्कर में फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप अपनी एज के बियॉन्ड जाके कुछ एक्सेसिव वेट को कैरी करोगे तो उसके चक्कर में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब स्पाइनल कर्वेचर भी 3 तरीके की होती है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्क्वालोसिस। सबसे फर्स्ट बात करें काइफोसिस में, जो हमारे स्पाइन का बैकवर्ड कर्व है वो इंक्रीज हो जाता है और जो फॉरवर्ड कर्व है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम राउंड अपर बैक भी कहते हैं। या आपने देखा होगा जैसे इसमें डायग्राम में बता रहा है नॉर्मल स्पाइन, और जो काइफोसिस वाले स्पाइन है उसमें थोड़ा सा बैंड आ जाता है, और इंसान का जो बॉडी है, मतलब तो हम कुछ यूजुअली पर्सन्स को देखते हैं जिसका जो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा इस तरीके से झुका हुआ होता है, उनको काइफोसिस जैसी प्रॉब्लम होती है। अभी काइफोसिस के कॉजेज क्या क्या होते हैं? malnutrition, illness, crowded areas, insufficient exercise, rickets, carrying heavy loads on shoulder। इस तरीके की जो होती है, मतलब इस तरीके के रीजंस की वजह से काइफोसिस प्रॉब्लम हो सकती है। दैन उसके प्रिकॉशंस की बात करें तो स्टार्टिंग से टीचर्स एंड पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए प्रॉपर पोस्चर, सिटिंग का, स्टैंडिंग का और उनके वॉकिंग का, और उनको हैवी वेट उठाने से मना करना चाहिए। करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो लाई ऑन द बैक, लाई डाउन इन द प्रोन पोजिशन एंड सिट इन द नॉर्मल पोजिशन। जैसे कि आप इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस लिखा हो वो आपको फॉलो करना है, इससे आप कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं, इससे आप काइफोसिस जैसी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। जैसे एक के दोनों डायग्राम में दे रखा है धनुरासन। धनुरासन जो है, ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से काइफोसिस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। देन आता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में स्पाइन का इनवर्ट कर्वेचर होता है, और ये हमारे लंबर रीजन के थ्रू इसका जो फॉरवर्ड कर्व है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके चक्कर में खड़े होने में और वॉक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जनरली ये किस लिए होता है? इम्बैलेंस डाइट, प्रॉपर एनवायरनमेंट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ओबेसिटी या स्पाइनल मसल्स, ऐसे कुछ रीजंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ प्रिकॉशंस की बात करें तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ओबेसिटी शुड बी केप्ट अवे स्पेशली इन द अर्ली एज। अर्ली एज में मोटापा को मतलब इग्नोर मारना चाहिए,
एक्सेसिव इनटेक अवॉइड करना चाहिए फूड का, और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है जब भी आप कोई एक्सेसिव वेट कैरी कर रहे हो। देन इसके कुछ करेक्टिव मेजर्स आते हैं। लाई डाउन इन अ प्रोन पोजिशन, बेंड नीज फॉरवर्ड व्हाइल अलाउइंग हिप्स टू बेंड बैक बिहाइंड एंड लंग फॉरवर्ड विद नीज ऑन अ मैट। अब यहाँ पर भी एक डायग्राम के थ्रू एक एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसी एक्सरसाइज करने से आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। मैंने डिटेल्ड में इन पूरे करेक्टिव मेजर्स को एक्सप्लेन किया है अपनी एनिमेटेड वाली वीडियोस में, जो कि आपको डीएलएम एकेडमी की ऐप पर जाकर मिलेगी फिजिकल एजुकेशन वाले फोल्डर में। वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप चाहो तो आपको अगर जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रही हूँ वो आप नोट्स वहाँ पर मंगवा सकते हो। कुछ और भी करेक्टिव मेजर्स है। सिट ऑन ए चेयर विद द फीट वाइड अपार्ट, lie in a prone position on the floor, sit down with the knees extended, स्कायोलिसिस की बात करते हैं। थर्ड स्पाइनल कर्वेचर की जो पार्ट था स्कायोलिसिस में क्या होता है, एक से ज्यादा स्पाइंस का बैंड हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्कायोलिसिस। देखो यहाँ पर नॉर्मल स्पाइन देखो इस तरीके से स्ट्रेट है, और स्कायोलिसिस में देखो उसका यहाँ तो सी शेप बन रहा है और एस शेप भी हम मान सकते हैं। तो ये एस शेप में भी होती है और कॉमनली हम इसको सी शेप भी बोलते हैं। इनके जो कॉजेज होते हैं वो होते हैं अंडरडेवलप्ड लेग्स, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, chairs carrying heavy loads on one shoulder, unhealthy conditions, uncomfortable desk, partial deafness and wrong standing posture। प्रिकॉशंस की बात करें तो बैलेंस डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। जनरली एक बात ध्यान रखना, जो प्रिकॉशंस है वो सबके सेम है, मतलब उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। तो बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, स्टडिंग शुड बी अवॉइडेड इन अ साइडवेज बैंडिंग पोजिशन, अवॉइड वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम while कैरिंग वेट इन वन हैंड। करेक्टिव मेजर्स की बात करें, lie down in a prone position, stand erect with the feet few inches apart and stand in the erect position with the feet several inches apart। इसके बाद स्पाइनल कर्वेचर के बाद हम पढ़ेंगे फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, जो हमारे फुट होता है, मतलब जो हमारा फीट होता है, पैर के नीचे वाला हिस्सा, वो जनरली इस शेप में होता है। लेकिन जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होगी ना, वो ऐसा थोड़ा बैंड शेप में नहीं होगा, वो थोड़ा स्ट्रेट शेप में होगा, मतलब ऐसे बिल्कुल सीधा होगा। अब आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हो कि आपको फ्लैट फुट जैसी प्रॉब्लम है कि कैसे, जब आप वाटर में जाओगे और उसके बाद आप बिल्कुल बाहर आओगे तो आपके कुछ फुटप्रिंट्स होंगे। तो अगर आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है ना, तो फुटप्रिंट्स बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे, और आपको नहीं है तो बिल्कुल इसी शेप में बनेंगे। ये जो जनरली प्रॉब्लम है ये न्यूबॉर्न बेबीज में होती है, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये स्टार्टिंग से बताना चाहिए कि उनका प्रॉपर पोस्चर क्या है, बैठने का, वॉकिंग का, चलने का, ताकि उनको ऐसी प्रॉब्लम ना हो। फ्लैट फुट के कॉजेज गलत पोस्चर, प्रोलॉन्ग ज़्यादा देर खड़ा होना, एक्सेसिव बॉडी वेट या लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। प्रिकॉशंस की बात करें तो जो शूज़ है वो प्रॉपर शेप एंड साइज के होने चाहिए। डोंट वॉक बेयरफुट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, ओबेसिटी अवॉइड होनी चाहिए। डोंट फोर्स, इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो अर्ली स्टेज में ज़्यादा वॉक करें, और उनको हैवी वेट अवॉइड करना चाहिए, और हाई हील शूट भी अवॉइड करना चाहिए। करेक्टिव मेजर, आपको टोज पे जंप करना है, रोप स्किपिंग करनी है, हील्स पे स्टैंड अप एंड स्टैंड डाउन करना है, वॉक ऑन द टोज और सिट डाउन प्रॉपरली। Try to grip small wads of paper with your toes. These pieces of paper should be picked up gracefully, forcing toes। उसके बाद आता है नॉक नीज। यहाँ पर जो एक मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, तो जो दोनों नीज है वो एक दूसरे को टच करते हैं, और एंकल्स के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस चक्कर में इंडिविजुअल को रनिंग एंड जंपिंग, वॉकिंग जैसी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। अभी किन कॉजेस की वजह से होता है, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स, ओवरवेट बॉडी, लैक ऑफ बैलेंस डाइट या लैक ऑफ विटामिन डी। प्रिकॉशंस की बात करें तो बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, बेबीज को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अर्ली स्टेज पे वॉक करें। करेक्टिव मेजर्स में हॉर्स राइडिंग है, दोनों नीज के बीच में पिलो रखना है, यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स में भी बेनिफिशियल, और पद्मासन और गोमुख जैसे आसन जैसे एक्सरसाइज को रेगुलर परफॉर्म करना है। देन आता है बोलेग्स। बोलेग इज ऑल्सो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, इट इज अपोजिट टू नी नॉकनी पोजिशन, मतलब ये नॉकनी के जस्ट अपोजिट होती है, वहां पर दोनों नीज एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ पर उन दोनों नीज के बीच में वाइड गैप हो जाता है और दोनों नीज एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो ये नॉकनीज के जस्ट अपोजिट है। कॉजेस की बात करें तो प्रॉपर कैल्शियम ना होना, बोन्स में फॉस्फोरस नहीं होना,
या चांसेस ऑफ बोलेग ऑल्सो इंक्रीज जब चिल्ड्रन ओवरवेट हो जाता है। ये डेफिशिएंसी विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकता है। और गलत तरीके से वॉक करना और अर्ली एज में उनको इस तरीके से फोर्स करना कि वो ज़्यादा वॉकिंग करे, उस चक्कर में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिकॉशंस, डोंट लेट द चिल्ड्रन बी ओवरवेट, डोंट फोर्स कि वो अर्ली स्टेज पे वॉक करें, बैलेंस डाइट प्रॉपर होनी चाहिए और कैल्शियम फॉस्फोरस और विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। करेक्टिव मेजर्स फॉर बोलेग की बात करें तो वॉक फॉर सम डिस्टेंस ऑन द इनर एज ऑफ द फिट, वॉक बाय बैंडिंग द टोज इनवर्ड, परफॉर्म अर्ध मत्स्येंद्रासन, गरुत्रासन एंड अर्ध चक्रासन जैसी चीजों को परफॉर्म करना है। लास्ट आता है हमारा राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, जिनके शोल्डर्स ऐसे इस तरीके से यूं बैंड होते हैं, दैट इज राउंड शोल्डर्स, मतलब उनके शोल्डर्स में थोड़ा सा बैंड आ जाता है। अब ये फॉल्टी फर्नीचर या रॉन्ग हैबिट सिटिंग या स्टैंडिंग की, हैवी लोड कैरी करना शोल्डर्स पे, एक तरफ सोना या प्रॉपर पोस्चर वर्किंग के टाइम पे, इनके चक्कर में हो सकता है। अब प्रिकॉशंस की बात करें तो आपको बैंड पोजीशन में ना ही बैठना और ना ही खड़ा होना है, टाइट फिटिंग क्लोथ्स को अवॉइड करना है और अनकंफर्टेबल फर्नीचर भी अवॉइड करना है। इसके कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं। चक्रासन और धनुरासन जैसे एक्सरसाइज परफॉर्म करें, होल्ड द हॉरिजेंटल बार रेगुलरली फॉर्म सम टाइम और कीप द टिप ऑफ फिंगर, मतलब आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ऐसे शोल्डर्स पे टिप्स रख के को इस तरीके से यूं रोटेट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। राइट करेक्टिव मेजर्स ऑफ lordosis in scoliosis, then causes of knock knees, explain the flat foot in details, करेक्टिव मेजर्स बोलेक्स के और करेक्टिव मेजर्स राउंड शोल्डर एंड काइफोसिस के, ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर करेक्टिव मेजर्स ही मेन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ हम हमारी पार्ट फर्स्ट, मतलब इस चैप्टर की पार्ट फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट जो कि हम वुमेन पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।